हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। मेरे बिहार के प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। दोस्तों, आप चाहे तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर जा कर के इन सारे वीडियो को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं? आज हम लोग बिहार बोर्ड से संबंधित हमारा जो सामाजिक विज्ञान है और क्लास है हमारी 8th यानी कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा भूगोल विषय है, और भूगोल विषय के अंतर्गत हम लोग शुरू करने जा रहे हैं संसाधन। ठीक है, तो हम लोग संसाधन शुरू कर रहे हैं। इसका यूनिट नंबर 1 है। तो जितने भी बिहार बोर्ड से तैयारी करने वाले मेरे जितने भी साथी हैं, उनसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने साथियों तक पहुंचाएं, जिससे कि उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम लोग सर्विस दे रहे हैं उसका वे लाभ उठा ले। तो आइए एक एक करके ये पूरा चैप्टर मैं आपको इस दौरान पढ़ाऊँगा। इत्मीनान से देखिए, और अगर आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगती है, आपको लगता है कि वीडियो बहुत ही अच्छा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं संसाधन से ही। संसाधन का परिचय की बात करते हैं। संसाधन एक्चुअल में होता क्या है? अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी बड़ी ही सिंपल सी परिभाषा, संसाधन वो है जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करे। तो हर वो चीज़ संसाधन कहलाएगी जो आपकी आवश्यकता की पूर्ति करे। फ़र्ज़ करो कि आप अपनी 8वीं की बोर्ड की तैयारी जो कर रहे हैं, 8th की बिहार बोर्ड की तैयारी अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स से कर रहे हैं, तो मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियो देखने के लिए आपको मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मोबाइल आपकी शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, इसलिए मोबाइल आपका संसाधन कहलाएगा। क्लियर सी बात है कि हर वो चीज़ जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करे वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है संसाधन। जैसे कि फ़र्ज करो कि आपको लग रही है भूख, तो आप खाना खाएंगे, तो फूड आपका संसाधन कहलाएगा, यानी खाना हमारा संसाधन कहलाएगा। फ़र्ज़ करो कि आपको बहुत तेज़ प्यास लगी है, तो प्यास लगने पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पानी पीते हैं। तो प्यास लगने पर जब आप पानी पी रहे हो तो पानी जो है वो आपका संसाधन है। वही फ़र्ज़ करो कि यदि आपको बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, तो गर्मी लग रही है अगर, तो आप गर्मी से निजात पाने के लिए या तो एसी ऑन करोगे या फ़ैन ऑन करोगे या कूलर, जो भी आपके पास होगा, आप उस सुविधा का बिल्कुल आनंद उठाएंगे। तो ये सब चीज़ें हमें हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए होती हैं। तो जो वस्तु हमारी आवश्यकता की पूर्ति करेगी, उन सभी वस्तुओं को हम लोग क्या कहेंगे? हम उन्हें संसाधन ही कहेंगे। ये तो होगी संसाधन की सामान्य परिभाषा। अब दूसरी बात ये खुल कर के आती है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है? क्या हर एक वस्तु संसाधन होती है? तो कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है? हर वस्तु जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर वो संसाधन होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि हम जिस भी चीज़ को, जो भी चीज़ हम आवश्यकता में लेकर के आते हैं, उसका कोई ना कोई मूल्य तो होता ही है। कुछ चीज़ों का मूल्य नहीं भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मूल्य जो है वो चीज़ों को संसाधन बना देता है। तो जब किसी वस्तु का मूल्य होता है और उसकी उपयोगिता होती, देखिए अगर फ़र्ज़ करो कि इंटरनेट नहीं होता, फ़र्ज़ करो कि ये मोबाइल टावर वगैरह कुछ भी नहीं होते और एंड्रॉयड वगैरह कुछ भी नहीं आया होता और सीधा फ़ोन बना दिया गया होता। अगर सीधा मोबाइल फ़ोन बना दिया जाए और उस पर कुछ काम ही नहीं कर रहा है, उसमें ना तो सिम कार्ड चल सकती है क्योंकि टावर भी नहीं है, ना इंटरनेट चल सकता है क्योंकि कनेक्शन भी नहीं है, तो फिर वो संसाधन किस काम का? जब तक उस संसाधन की उपयोगिता आपको समझ में नहीं आएगी, तब तक वो संसाधन किसी काम का नहीं। फ़र्ज़ करो कि पेट्रोल बहुत पहले ही इन दुनिया में खोज चुके थे, पेट्रोल दुनिया में बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर किसी ने कार की खोज ही नहीं की तो वो पेट्रोल क्या संसाधन कहलाएगा? फिर वो पेट्रोल वैसा संसाधन होगा जो उपयोग में ही नहीं आ रहा है। जब वो उपयोग में आएगा तब वह संसाधन बनेगा। तो कोई भी चीज़ संसाधन तब बनती है जब उसकी उपयोगिता बढ़ती है, जब उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो जब भी किसी चीज़ का प्रयोग में आना होता है या जब भी किसी चीज़ की उपयोगिता बढ़ जाती है, हमारे उपयोग में आना शुरू हो जाता है, तो ऑटोमेटिक उसका क्या इंक्रीज़ हो जाता है? उसका मूल्य हो जाता है। कुछ न कुछ तो मूल्य हो जाता है, भले ही उसके लिए पैसा चुकाना पड़े या ना पड़े, लेकिन उसका मूल्य तो होता ही है, वो बहुमूल्य चीज़ हो जाती है। अंततः या अतः संसाधन मूल्यवान होते हैं, संसाधन का मूल्य होता ही है। लेकिन अब मूल्य का मतलब अगर खाली आप पैसा समझ रहे हो तो ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग मूल्य को भी समझ लेते हैं कि मूल्य क्या होते हैं। तो मूल्य का मतलब ये होता है कि कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है
और कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। मूल्य का मतलब होता है हमारे लिए उसकी अहमियत कितनी है, वो मूल्य है। जैसे पेड़ पौधे जो हमें फल देते हैं, पेड़ पौधे जो, अगर आपका अपने खुद ने पेड़ लगाया है तो क्या आपको उसको पैसे देना पड़ेंगे? प्रकृति आपको ऑक्सीजन दे रही है तो क्या ऑक्सीजन के लिए सरकार आपसे पैसे मांग रही है? नहीं मांग रही है। लेकिन फिर भी क्या ऑक्सीजन मूल्यवान नहीं है? वो तो बहुमूल्य चीज़ है ना। फिर भी तो कुछ चीज़ें प्रकृति की ऐसी होती है जिसके लिए हमें कोई आर्थिक पैसा नहीं चुकाना पड़ता, लेकिन फिर भी वो मूल्य होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें कुछ पैसा पे करना पड़ता है। जैसे फ़र्ज़ करो कि कोई खनिज तत्व है तो उसके लिए पैसा पे करना पड़ रहा है, या कोई भी दूसरी चीज़, चाहे वो मोबाइल कह लो, टीवी कह लो, या आपके रोज़मर्रा जीवन में उपयोग होने वाली कोई भी चीज़ होगी, तो वो क्या कहलाएगी? वो भी संसाधन कहलाएगी, लेकिन उसका आर्थिक मूल्य होगा। तो मूल्य का मतलब ज़रूरी नहीं कि केवल आर्थिक मूल्य से आका जाए। मूल्य का मतलब कि उस चीज़ से भी हो सकता है कि हमारे जीवन के लिए उसकी अहमियत कितनी है। तो इसी वजह से अगर बारिश हो रही है तो बादल हमसे कोई मूल्य नहीं लेता, हवा चल रही है तो पेड़ पौधे, प्रकृति हमसे कोई मूल्य नहीं लेती है, लेकिन ये बहुमूल्य होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। ये आपको चमकदार हीरा दिखाई दे रहा होगा, तो इस हीरे का तो आर्थिक मूल्य होता है, काफ़ी महंगा होता है। दुनिया में बहुत महंगे महंगे हीरे आते हैं। लेकिन अगर हम प्राकृतिक दृश्य की बात करें, अगर आपको कोई प्राकृतिक झरना, बारिश या रेनबो देखना है, क्या रेनबो देखने के पैसे लगते हैं? तो आप बोलोगे नहीं, रेनबो देखने के यानी इंद्रधनुष देखने के तो पैसे लगते नहीं है। कोई भी प्राकृतिक दृश्य देखना हो तो डेफिनेटली वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हो। और यकीन मानिए, प्राकृतिक दृश्य के आगे कोई भी दूसरा आर्टिफिशियल जो मानव बनाते हैं, पेंटिंग हो या कोई भी हो, वो सारी चीज़ें फेल है। अगर आपने प्राकृतिक दृश्य को देख लिया तो आप बोल सकते हो कि इसका भले ही आर्थिक मूल्य ना हो, लेकिन फिर भी जीवन के लिए वो बहुमूल्य होती है। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए, पदार्थों को संसाधन में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। कोई भी पदार्थ हो चाहे, तो वो संसाधन कैसे बन जाता है। जैसे फ़र्ज़ करो कि मान लो मैं आपसे ऐसा कहूँ कि लकड़ी की इम्पोर्टेंस कैसे हुई। आज आपको समझ में आता है कि लकड़ी कितनी बहुमूल्य चीज़ है, लकड़ी का कितना उपयोगिता है। तो मैं आपसे अगर आपसे ऐसा कहूँगा कि क्या लकड़ी संसाधन है, तो आप बोलोगे क्यों नहीं सर, हमारे घर में हर एक फर्नीचर जो बनता है वो लकड़ी से ही बनता है। लेकिन फ़र्ज़ करो मैं आपको कुछ हज़ार साल पहले की बात बताता हूँ, जब इंसान घरों में नहीं रहता था, जब इंसान जंगलों में निवास करता था, जब इंसान जंगलों में भटकता रहता था, खाना बदोश जीवन जीता होगा, तो उस समय उसको घर वर या फर्नीचर की ज़रूरत नहीं रही होगी। तो डेफिनेटली उस समय ये कह सकते थे कि उस समय पेड़ों की उपयोगिता नहीं। जैसे जैसे समय बदला, वही संसाधन चीज़ वही थी, लेकिन उसकी उपयोगिता बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अब कौशल आ गया है, हम उसी पेड़ को काट कर फर्नीचर में बदल सकते हैं। तो जब आपके पास प्रौद्योगिकी है और दूसरा समय है, तो समय और प्रौद्योगिकी दोनों किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? समय भी और प्रौद्योगिकी भी, ये दोनों के दोनों चीज़ संसाधन में परिवर्तित कर सकती हैं। दोस्तों, लोहा अगर निकलता है, नॉर्मल लोहा जो होता है वो बहुत सस्ता होता है, लेकिन प्रौद्योगिकी जोड़कर उस लोहे से हम लोग अगर मशीन बना दे तो मशीन 100 गुने दाम पर भी बेच सकते हैं। इसका मतलब किसी संसाधन को संसाधन बनाने के पीछे जो दो मुख्य रिस्पॉन्सिबल कारक होते हैं, जो दो मुख्य कारक होते हैं, एक होता है आपका समय और दूसरा होता है आपके प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी मतलब ये तकनीकी जो होती है, इसी को हम प्रौद्योगिकी बोलते हैं। कौशल जो होता है, ये सब इसी में आता है। बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो हम बात करते हैं कि प्रौद्योगिकी आखिर होती क्या है। ये प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी को ही हम लोग बात करते हैं। तो टेक्नोलॉजी होती क्या है? आविष्कार या कौशल ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। कोई भी आविष्कार करना या कौशलता, नया काम करना, वो सब क्या कहलाएगी? प्रौद्योगिकी कहलाती है। तो प्रौद्योगिकी वो है जो किसी काम को आसान बना दे। जैसे मान लो पुराने समय के लोगों के पास में कुछ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कुछ नहीं होता था, वो लोग पैदल ही यात्रा करते थे। तब अचानक किसी का कौशल जागा और उसने बना दिया पहिए का आविष्कार किया गया, और ऐसे में दूरियां जो है वो कम हो गई। पहिए के आविष्कार के बाद धीरे धीरे दूसरी चीज़ें बनना शुरू हुई, और आज आप देख ही रहे हो कि मोटर गाड़ियाँ, कार बन चुकी हैं। यहाँ तक कि जो है अब तो ट्रेन इतनी फास्ट हो गई है कि मेट्रो जो ट्रेन होती है या जो जेट स्पीड से चलती है, सारी की सारी सुपर फास्ट ट्रेन हो चुकी है। तो कितने कम समय में वो चीज़ पहुंचा देती है। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो काम को आसान बना दे वो सब क्या है? वो सारी चीज़ें कौशल प्रौद्योगिकी कहलाती है।
कौशल कहलाती है या आविष्कार कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मशीन किसी भी कार्य को आसान कर देती है। आप में से ज़्यादातर बच्चों के घर में, ज़्यादातर स्टूडेंट के घर में मशीन तो होगी ही, या किसी भी मशीन की बात कर ले, सिलाई मशीन तो अक्सर सभी घरों में होती है। अगर सिलाई मशीन नहीं होती तो उस कपड़े को सीने के लिए आपको हाथ से कितना मेहनत करना पड़ती, लेकिन वो हाथ की मेहनत बचा दी किसने? उस मशीन ने बचा दी, जो काम को आसान कर दे। वो सारी चीज़ क्या है? वो सारी की सारी चीज़ जो होती है वो मशीन कहलाती है, या उसको हम लोग प्रौद्योगिकी ही कहते हैं। और साथ ही साथ इंटरनेट भी जो है वो इसी प्रकार का कोई काम है जो काम को आसान बना दे। अभी मैं आपको कुछ बोलूँ कि चलो इसका उत्तर बताओ, तो सबसे पहले आपका दिमाग क्या चलता है? मैं आपको कोई प्रश्न बोल दूं कि चलो बताओ जल्दी से इसका उत्तर क्या होगा, जो जल्दी बताएगा उसको ज़्यादा से उसको अप्रिशिएशन मिलेगा, उसको हम लोग शाबाशी देंगे। तो आप क्या करोगे? आप यही करोगे ना, एकदम से तुरंत सबसे पहले गूगल बाबा के पास जाओगे और क्वेश्चन का तुरंत बोल दोगे। तो आपके पास इंटरनेट जैसी सुविधा है जो आपके काम को आसान बना देती है। प्रौद्योगिकी वही तो है जो काम को आसान बना दे। हर एक चीज़ प्रौद्योगिकी कहलाती है। दोस्तों समझ में आ गई बात ये? अब आगे बात करते हैं। और प्रौद्योगिकी के बारे में बहुत अच्छे से जानना है तो 3 इडियट मूवी में आमिर खान साहब ने जो बताया था ना मशीन के बारे में, कि मशीन क्या है, बहुत अच्छे से ही एक्सप्लेन किया था उनने। वैसे ही कुछ प्रौद्योगिकी यहाँ पर होती है। जैसे प्रौद्योगिकी के कुछ आविष्कार, जैसे प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कुछ आविष्कार की बात कर लेते हैं। जैसे दुनिया में जो सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक आविष्कार माना जाता है, उसका नाम है पहिए का आविष्कार। दोस्तों आपको पता है कि पहिए की वजह से लाइफ कितनी फास्ट हो गई है। परिवहन के साधनों का आविष्कार, पहिए का आविष्कार हुआ तो परिवहन के साधनों का कार, बस, ट्रेन, जहाज, हवाई जहाज, सारी चीज़ें तो बनाई गई आजकल। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी, पानी से बिजली करंट निकालने की प्रौद्योगिकी भी आप देख सकते हैं। कैसे हम लोगों ने बल्ब जला लिया, कैसे हम लोगों ने सारी चीज़ें कर ली हैं। दोस्तों प्रौद्योगिकी यही तो है। कहाँ हम पहले चौक और बोर्ड से पढ़ रहे थे और आज आप घर बैठे मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा ऑनलाइन बिल्कुल डिजिटल बोर्ड के साथ, स्मार्ट बोर्ड के साथ स्मार्ट पढ़ाई कर रहे हैं। ये सब किसकी वजह से मुमकिन हुआ है? बिकॉज ऑफ प्रौद्योगिकी। तो प्रौद्योगिकी के बारे में दिमाग में एक ही बात याद रखना, प्रौद्योगिकी वह जो काम को आसान बना दे। किसी भी काम को आसान बनाना है तो वो एक ही तरीका है, वो प्रौद्योगिकी। अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो आपके इसी चैप्टर के अंदर दिया गया है। अगर आप चैप्टर को अच्छे से खंगाल करके देखोगे, देखिए हमने आपके चैप्टर से कुछ मुद्दे उठा करके उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग एक बार किताब ज़रूर पढ़ें, आपको सारी की सारी बातें वहाँ पर लिखी हुई ज़रूर दिखेगी। बाकी अगर कोई चीज़ छूट जाती है या आपको कुछ लगता है कि सर इस पर भी वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर इस पर भी वीडियो बनाएं, हम लोग उस पर भी वीडियो बनाएंगे। दोस्तों संसाधनों के प्रकार की बात करते हैं। सामान्यतः संसाधन को 3 प्रकार से बांटा गया है। तो सामान्यतः संसाधन को 3 प्रकार से बांटा गया। तो किस आधार पर बांटा गया, किस प्रकार से बांटा गया? तो पहला आपका है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं हमको, मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियो की तरह। बिल्कुल प्रकृति इसका आपसे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी पेमेंट नहीं मांगती है। और मानव निर्मित संसाधन जो होते हैं वो हम बनाते हैं और इसके लिए हमें अक्सर मूल्य चुकाना पड़ता है। अक्सर इसके लिए हमें क्या चुकाना पड़ता है? मूल्य चुकाना पड़ता है। और तीसरा है मानव संसाधन। मानव स्वयं एक संसाधन है। अगर आपके पास में कौशल है तो आप संसाधन है। अगर आपके पास में कोई स्किल नहीं है, आप अपना खुद का खर्चा नहीं निकाल सकते, आपको ऐसा काम कर ही नहीं सकते, तो आप दूसरों पर अगर डिपेंडेंट है तो ऐसे में आप संसाधन नहीं कहलाओगे। तो वो संसाधन है जो दूसरों के काम आ रहा है या खुद के पास कौशल है। क्योंकि जितनी भी चीज़ें बनाई है ना, ये चीज़ें आप जो देख रहे हैं, जितना भी तामझाम है आपके आसपास, जितनी भी चीज़ें हैं जो बनाई, सब मानव ने बनाई है। और मानव ने बनाई तो मानव निर्मित चीज़ें कहलाएगी। लेकिन मानव ने कैसे बनाया? मानव के पास स्किल था, दिमाग था, कौशल था। बस ये स्किल, दिमाग, कौशल की बातें, ये सब क्या कहलाएगी? मानव संसाधन कहलाएगी। इत्मीनान रखिए, इन चीज़ों को भी मैं एक्सप्लेन करने भी वाला हूँ। इसमें अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो बात करते हैं कि जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो प्राकृतिक संसाधन में आपको क्या दिख रही है? प्रकृति दिख रही है, नदी बहती हुई दिख रही है। और यूँ तो अभी अगर बरसात के समय में आप देखोगे तो नदी उफान में दिखती हैं। सारी चीज़ें क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन की बात करें तो आपको ये रोड चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि रोड नहीं चलता है, हम रोड पर चलते हैं, लेकिन यहाँ पर रोड को चलता हुआ दिखाई दे रहा है। रोड जो है, रोड है, ये रेलवे लाइन है, जितनी भी है, ये जो चीज़ें हैं जो भी इंसान बनाते हैं ना, कोई
कोई भी प्लास्टिक, लोहे की चीज़ें या कोई भी चीज़ हो, सब क्या कहलाएगी? मानव निर्मित संसाधन कहलाए। बहुत अच्छी तरीके से आज आप इसको समझने वाले हो। मानव संसाधन मतलब यही हमारा मानव संसाधन है, दिमाग हमारा मानव संसाधन है, क्योंकि ये दिमाग अगर आपका चल गया तो आप दुनिया को जीत सकते हो। इस दिमाग का सही दिशा में उपयोग करने से ये काफ़ी चीज़ें हमको सिखाता है। बस शर्त यह है कि आपको इसका इस्तेमाल सदुपयोग के लिए और सही दिशा में करना पड़ेगा। नहीं तो दिमाग हर व्यक्ति के पास होता है। भगवान दिमाग देने में कोई ऐसा नहीं कर डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव थोड़ी ना करता है कि किसी को ज़्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया। हर एक व्यक्ति को दिमाग तो बराबर ही मिलता है। बस शर्त यह है कि उसको यूटिलाइज़ कैसे करें, उसका इस्तेमाल वो किस दिशा में करें। दिशा भटक जाती है तो आपके इरादे भटक जाते हैं, आपकी मंजिलें ही चेंज हो जाती हैं। अब बात करते हैं तीनों में क्या अंतर है। तो तीनों में अंतर क्या है? पहली बात करते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन की। प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो बिना अधिक संशोधन किए उपयोग में लाए जाते हैं। मतलब ऐसे संसाधन जिनको सीधे प्रकृति से ग्रहण किया जाता है बिना किसी संशोधन के, बदलाव के। कोई बदलाव भी नहीं करना, जो जैसी प्रकृति में वैसे ही उसको इस्तेमाल करना। जैसे मैं बात करते करते, आपसे बात करते करते बीच में सांस ले रहा हूँ, प्रकृति से ली गई सांस में क्या किसी ने बीच में अलग से कोई मशीन लगा के संशोधन किया है क्या? प्रकृति ने ऑक्सीजन जिस फॉर्म में निकाली है, हमने उसी फॉर्म में उसको एडॉप्ट कर लिया है। तो प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जिसे हम लोग ज़्यादा संशोधन किए बिना ही सीधे उपयोग में लाते हैं। जैसे पानी, सीधा पानी पी लो ना आप, तो पानी बहता हुआ जल पी लो, कहीं भी जाओ पानी पी सकते हैं। आपको लग रहा है सही नहीं है, साफ़ नहीं है, तो साफ़ करके पी लेते हैं। तो कम से कम संशोधन करके या बिना अधिक संशोधन किए भी कर सकते हैं। वायु तो कर भी नहीं सकते, वायु को सीधा ही हम लोग ग्रहण करते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि वायु में इम्प्योरिटी है तो आप मास्क लगा सकते हैं या कोई एयर प्यूरीफायर लगा करके भी काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रकृति की ही तो देन है वो। अन्य जैसे अन्य कौन हो सकते हैं? जैसे खनिज और मृदा। अब ये तो बिना अधिक संशोधन के लिए उपयोग में आ सकते हैं ज़्यादातर, लेकिन कुछ जो है संशोधन के साथ भी आते हैं। जैसे खनिज संसाधन, मृदा, इनमें कुछ न कुछ संशोधन तो करना ही पड़ता है। कुछ प्राकृतिक संसाधन हमें निःशुल्क मिल जाते हैं और सीधे उपयोग हेतु प्रौद्योगिकी भी आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ऐसे निःशुल्क मिल जाते हैं। अब ऑक्सीजन की मान लो ना, निःशुल्क है, इसका कोई पैसा आपसे लिया जा रहा है क्या? सिलेंडर में भर के देते हैं तो उसका पैसा अलग लगता है, लेकिन नॉर्मली प्रकृति से आप लोगे तो कोई पैसा आपको नहीं देना है। तो प्रकृति हमें बिल्कुल निःशुल्क में प्राकृतिक चीज़ों को प्रोवाइड कराती है और उन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों का विभाजन भी पढ़ लेते हैं। इससे पहले कि मैं मानव निर्मित संसाधन के बारे में बताऊं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राकृतिक संसाधनों का भी विभाजन किया गया है। तो प्राकृतिक संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं विस्तृत रूप से। एक होता है आपका नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है वे संसाधन जो असीमित मात्रा में है और जिनको पुनः जो है उपयोग किया जा सकता है, पुनर्चक्रित हो सकते हैं। वो बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते बिगड़ चलता रहता है। जैसे सूर्य की रोशनी, आपको कितना विटामिन डी चाहिए, रोज़ लो, 24 घंटे 12 महीने जितना लेना लो। सूरज की रोशनी कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। कभी भी से मतलब अभी 5 बिलियन साल तो है ना, तो अभी कुछ बहुत साल बचे हुए हैं। तो जो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन दो भागों में बांटा गया है ना। तो विस्तृत रूप से दो भागों में बांटा गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि खाली इनको दो ही भागों में बांटा गया, अलग अलग प्रकार से अलग अलग भागों में बांटा गया। जैसे फर्ज करो विकास और उपयोग के आधार पर विभाजन। प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग के आधार पर किन दो रूपों में बांटा गया है? तो विकास और उपयोग के आधार पर वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन दो भागों में बांटा गया है। एक क्या होगा आपका वास्तविक संसाधन और दूसरा क्या होगा संभाव्य संसाधन। तो वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन दो भागों में बांटा गया है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन का मतलब क्या होता है। वास्तविक संसाधन का मतलब होता है कि ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनकी मात्रा हमें ज्ञात है, कितना हमारे पास रखा हुआ है, उसको वास्तविक संसाधन कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम वगैरह होते हैं ना, इनके हमको अक्सर पता होता है कि कितना है। और संभाव्य संसाधन का मतलब ये होता है कि हमें ये तो पता है कि ज़मीन के अंदर यहाँ पर खनिज तत्व या संसाधन भरे पड़े हुए हैं, लेकिन कितनी मात्रा में है, कब तक चलेंगे, ये पता नहीं है। तो ऐसे को संभाव्य जिनकी संभावना है कि हो सकते हैं, उन्हें संभाव्य संसाधन के नाम से जानते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि विकास और उपयोग के आधार पर जो विभाजन किया गया है उसमें संसाधनों को जिन दो भागों में बांटा गया है वो कौन कौन से हैं, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन।
अब आगे की बात करते हैं, उत्पत्ति के आधार पर विभाजन देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर भी प्राकृतिक संसाधनों, अभी मैं प्राकृतिक संसाधनों की बात कर रहा हूं, मैं मानव निर्मित पे तो गया भी नहीं हूं। प्राकृतिक संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर मानव संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन वो है जो जीवों के सड़ने गलने से प्राप्त होता है ना, जिसे जीवाश्म भी कहते हैं, और बाकी दूसरे अजैव संसाधन जिसका संबंध जीवों से नहीं होता है। तो उत्पत्ति के आधार पर भी कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैव संसाधन की बात करूं मैं, तो जैव संसाधन में क्या आएगा, ये आपका जैव संसाधन आएगा। अगर ये पेड़ पौधे ये पेड़ पौधे आपको काम आ रहे तो जैव संसाधन है, ये दब भी गए तो कोयले के रूप में तो मिलेगा ना। उसके अलावा अजैव संसाधन जिनमें जीवन नहीं होता है, इनमें किसी में लाइफ नहीं है, लेकिन फिर भी वो अजैव संसाधन कहलाएगा। क्षमा करें, इसमें से मैं बस ये जो नदियाँ हैं इसको हम लोग ले सकते हैं, प्रकृति में आता है तो इसको चाहे तो उधर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी के अंदर बहुत सारे जीव जंतु भी होते हैं जो हमारे काम आते हैं, तो वो जैव संसाधन में भी कंसिडर किए जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें, पवन चक्की हो या घर हो या कार हो या सोलर प्लांट हो या फिर एरोप्लेन हो, कोई भी चीज़ें हो, ये सब अजैव संसाधन कहलाती है। जीवन नहीं पाया जाता। अब बात करते हैं संसाधनों के जो दूसरा प्रकार हमने पढ़ा था ना, कि वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं, संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं। तो थोड़ा इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था लेकिन इतने ज़्यादा तरीके से नहीं, यहाँ मैं इसको पूरा बता देता हूँ। थोड़ा देख लेते हैं इसको, वास्तविक संसाधन से क्या अभिप्राय है, क्योंकि आपके सिलेबस में है, ये काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है। वास्तविक संसाधन का मतलब होता है जिनकी मात्रा हमें ज्ञात होती है कि धरती के नीचे कितना टन कोयला दबा हुआ है, धरती के नीचे कितना गैलन में अब पेट्रोलियम हमारे पास में है। तो जितना पेट्रोल है, अगर मात्रा पता चल जाए तो उसको हम लोग वास्तविक संसाधन कहेंगे, और अगर मात्रा नहीं पता है तो संभाव्य संसाधन में आता है। जिनका उपयोग किया जा रहा है उनकी मात्रा पता होना चाहिए, जैसे जर्मनी में कोयला कितना है ये उसको पता है, सऊदी अरब में तेल कितना है वो ज्ञात है, झारखंड में यूरेनियम कितना बचा है ये सरकार को पता है। तो ये सब क्या कहलाएंगे, वास्तविक संसाधन कहलाएंगे। तो वास्तविक संसाधन वो है जिसकी जानकारी हमें होती है या जिसके बारे में हमें सब कुछ पता होता है। तो संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं, संभाव्य संसाधन उन्हें कहते हैं जिनकी मात्रा हमें पता नहीं होती है। मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको, संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं, संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं, संभाव्य संसाधन जिसे कहते हैं जिसकी मात्रा ज्ञात न हो, क्या ज्ञात न हो, जिसकी मात्रा ज्ञात ना हो। जैसे हमारे लद्दाख में हमें यूरेनियम मिला है लेकिन पता नहीं कितना है, लद्दाख का यूरेनियम बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लद्दाख में हमें यूरेनियम के कुछ निक्षेप मिले हैं लेकिन पता नहीं कि वो कितना है या कितने सालों तक चलेगा, लेकिन ये तो है कि यूरेनियम वहाँ पर मिला है। तो एक तो हमें झारखंड में है ही हमारे पास, और दूसरा वहाँ पर, लेकिन ये संभावना है, तो ये संभाव्य संसाधन हो गया। ये वास्तविक रूप से है और निकाला भी जा रहा है, जिसका उपयोग भी हम लोग कर रहे हैं, तो वो हो गया। अब दूसरा है कि संसाधन उपलब्धता के आधार पर दो भागों में बांटे गए। अभी हमने उपयोगिता के आधार पर कर दिया था, है ना, जैव अजैव अलग कर लिया था, नवीकरणीय अनवीकरणीय समझ लिया था। अब बात आती है कि संसाधन की उपलब्धता के आधार पर दो भागों में बांटे। उपलब्धता के कैसा उपलब्ध है, एक वो संसाधन जिसे हम कहते हैं सर्वव्यापी संसाधन, मतलब ये सभी जगहों पर पाया जाता है। जैसे अगर मैं ऑक्सीजन हवा की या वायु की बात कर लूँ, हवा जो है पृथ्वी पर आप किसी भी देश में रहो, ऐसा थोड़ी ना है कि अमेरिका वालों को अलग सांस मिल रही होगी, हमारी सांस कीमती है उनकी सांस नहीं, या उनकी कीमती हमारी सांस बिना कीमत वाली है, या दुनिया के किसी देश में हवा ही नहीं है, ऑक्सीजन खत्म हो गई है। तो दुनिया के हर एक कोने कोने तक ये वायु सभी जगह सर्वत्र फैली हुई है। तो सर्वव्यापक संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु, हवा। और दूसरा स्थानिक संसाधन जो किसी विशेष स्थान पर पाए जाते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरा मिलता है, तो हर जगह थोड़ी ना मिलता है। अब आप जहाँ खड़े हो वहाँ खोजना शुरू करोगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके एरिया में नहीं है। तो स्थानिक संसाधन का मतलब होता है जो किसी विशेष स्थान पर मिले,
जो किसी विशेष स्थान पर प्राप्त हो उसे हम लोग बोलेंगे स्थानीय संसाधन या स्थानिक संसाधन। बात तो आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पर। तो ये बहुत सिंपल से एक लॉजिकल क्वेश्चन है जिनके बहुत सिंपल से उत्तर भी आएंगे। तो आप देख सकते हैं वायु हवा जो चल रही है, मॉनसून है, ये सब जगह आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं संसाधनों के वितरण की। संसाधन कहाँ कहाँ किस तरह से वितरित किए गए हैं। तो संसाधनों का वितरण जो है वो पहली बात तो है कि हर जगह बराबर नहीं है। अगर हम लोग कुछ संसाधनों की बात करें, प्राकृतिक संसाधनों की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल हवा की बात करें तो सब जगह मिल जाती है, सूरज की रोशनी सब जगह मिल जाती है, लेकिन कोयला सब जगह नहीं मिलता है, वो असमान रूप से मिलता है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। हीरा कहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिनका वितरण बिल्कुल असमान है, यानी वो कुछ जगह तो मिल जाते हैं लेकिन कुछ जगह वो नहीं मिलते हैं। तो पृथ्वी पर संसाधनों का असमान वितरण होता है। इसका मतलब एक जैसे हर जगह नहीं पाया जाता। अगर क्या काश ऐसा होता है कि हर जगह पर समान होते तो किसी देश को किसी दूसरे देश पर निर्भर होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सारे के सारे देश जो है अपना काम खुद ही निकाल लेते हैं। तो ऐसे में इसको क्या बोलते हैं हम लोग कि संसाधनों का जो वितरण है वो बिल्कुल असमान रूप से वितरण है। भौतिक कारक जिम्मेदार है इस वितरण के पीछे। क्यों ऐसा है कि असमान वितरण है, समान क्यों नहीं है? तो उसके पीछे भौतिक कारण जिम्मेदार है। नंबर एक भूभाग। तो भूभाग क्यों जिम्मेदार है कि कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर नदी है, कहीं पर नाले है, कहीं पर मैदान है। तो अलग अलग भूभाग होने की वजह से कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं पर कम है। पर्वतीय भाग है तो वहाँ पर कुछ दूसरे संसाधन मिलेंगे, मैदानी हिस्से तो वहाँ कोई और मिलेंगे, पठारी भाग है तो कोई और मिलेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि भौतिक कारक जिम्मेदार है किस चीज़ के लिए? भौतिक कारक जिम्मेदार है पृथ्वी पर संसाधनों के असमान वितरण के लिए। और दूसरा है जलवायु। जलवायु भी बहुत बड़ा कारक है। जलवायु की वजह से ही देखिए, जहाँ पर जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु होती वहाँ पर होगी या होती है वहाँ पर कोयला ज़्यादा मात्रा में मिलता है। ठंडे क्षेत्रों में दूसरी चीज़ मिलती है, पेट्रोलियम, और ये अलग अलग जगह मिलेंगे। तो जलवायु के हिसाब से आपको खनिज तत्व या अलग अलग संसाधन वहाँ पर आपको प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है ऊंचाई के हिसाब से। ऊंचाई के हिसाब से मतलब पर्वत पर कुछ और मिलेगा तो पठार पर कुछ और मिलेगा, मैदानों में कुछ और मिलेगा तो समुद्र में कुछ और मिलेगा। तो ऊंचाई के हिसाब से भी ये जिम्मेदार है कि भाई असमान वितरण क्यों है। तो ये जब जनसंख्या ही असमान रूप से फैली हुई है, जब चीज़ें ही असमान है, जब जितने पर्वत हमारे यहाँ उतने पाकिस्तान में नहीं है, जितने पाकिस्तान में उतने किसी और देश में नहीं होंगे। तो ऐसे क्या है कि अगर हर देश में प्राकृतिक चीज़ें भी समान होती तो फिर बोल सकते थे कि समान जो है वितरण है। लेकिन ये असमान वितरण इसलिए क्योंकि भूभाग अलग अलग हैं, जलवायु की वजह से हो जाता है और ऊंचाई की वजह से हो जाता है, ऐसा कुछ होता है। संसाधन सब जगह अलग अलग प्रकार के ही होते हैं। बात समझ में आ गई? या यूँ कहूँ मैं कि भारत में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं ज़्यादातर, ये पेड़ पौधे हर देश में थोड़ी ना होंगे, कुछ देशों में अलग प्रकार। रशिया में जाओगे तो आपको अलग पेड़ दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि जलवायु की वजह से। बात आपको अब क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। तो मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। देखिए, संसाधन भंडार का मतलब क्या होता है? संसाधन भंडार का मतलब क्या होता है? संसाधन भंडार का मतलब होता है संसाधनों की उपलब्ध मात्रा का। अगर हमको पता चल जाए कि आपके पास संसाधन का भंडार कितना है तो आपको पता है कि उपलब्ध मात्रा कितनी है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना चल सकता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके घर में गेहूँ हर साल में, एक साल में एक बार गेहूँ मान लो बाजार से आप खरीद लेते होंगे। तो वो गेहूँ जो एक्स्ट्रा में आप 1 क्विंटल 2 क्विंटल जितना भी आपको लगता है वो आपका स्टॉक होता है और वही आपका भंडारण होता है। उससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि चलो यार इतना गेहूँ बचा हुआ, इतने दिन तो निकल जाएंगे। तो आपके पास अगर भंडारण पता चल जाए, संसाधन की उपलब्ध की मात्रा को ही क्या कहते हैं? भंडारण कहते हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने समय तक इसे उपयोग कर सकते हैं। वैसे ही जैसे मैंने आपको गेहूं का एग्जांपल दिया। पेट्रोलियम के भंडार जो है वो बहुत सीमित है, अतः लंबे समय तक उपयोग नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो जो चीज़ें लंबे समय तक उपयोग नहीं होगी उनके प्राइस बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए तो पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं। पेट्रोल ज़्यादा मात्रा में नहीं है, वो ख़त्म हो सकता है कभी भी, और उसके जो है लगातार हम लोग पेट्रोल तो निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा पेट्रोल नहीं है कि भाई पूरी दुनिया की एक साथ भरपूर पूर्ति कर दे। धीरे धीरे और कमी आती है, हर साल हर दिन निकाल रहे हैं तो ज़मीन में कमी तो आएगी ना। तो कमी लगातार आ रही है, लेकिन निकालते जा रहे हैं, लेकिन भंडार असीमित नहीं है। तो बात समझ आए कि भंडारण का मतलब क्या होता है। तो अब बात करते हैं हम लोग मानव निर्मित संसाधन की। वह प्राकृतिक संसाधन जो मानवीय कौशल के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। मानव निर्मित संसाधन मतलब जैसे मान लो कोई प्लास्टिक है ना,
प्लास्टिक की चीज़ है, कोई भी प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक को हमने पिघला करके उपयोग करते हुए इसकी बाल्टी बना दी मान लो, है ना, जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो प्लास्टिक की चीज़ से हम लोगों ने बाल्टी बना दी। अब ऐसे ही प्लास्टिक आपको दे देते तो क्या उसमें आप पानी रख सकते थे? नहीं, हमने दिमाग लगाया, मानव कौशल का इस्तेमाल किया और उसको उपयोगी बना दिया। तो प्लास्टिक से हमें संसाधन मिल गया। ये तो खाली एक एग्जाम्पल है। लोहे से हम लोग सरिया बनाते हैं, लोहे से घर नहीं बनाते क्या पूरे पूरे, लोहे से कितनी मशीनें बन जाती हैं। आप खुद सोचिए, आपके घर में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो फर्नीचर हो चाहे कोई भी चीज़ हो, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मानव का दिमाग लगाया गया तब बनी है। मोबाइल हो या फिर आपका टीवी हो या कोई भी चीज़ हो ना, सब मानव निर्मित चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ को छोड़ दो तो हमारे वो बनाए किसने? इंसान ने बनाए। इंसान के पास एक कौशल, कौशल का मतलब होता है कुशलता, किसी चीज़ को उपयोगी बनाने की कुशलता हमारे पास में है। और जैसे लोहा, अयस्क से लोहा बनाना, पुल बनाना, सड़क बनाना, मशीन बनाना, ये सब क्या है? ये सब मानव निर्मित चीज़ें हैं। प्रौद्योगिकी भी क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। ये टेक्नोलॉजी भी तो हमने बनाई है। दुनिया की हर वो चीज़ जो प्रकृति के अलावा मौजूद है वो हमने बनाई है और वो हमारे द्वारा निर्मित है। और क्यों? क्योंकि मानव में इतना कौशल है। कभी आपने सुना है कि किसी जानवर ने कोई चीज़ ईजाद की हो, किसी जानवर ने कोई चीज़ बनाई हो? कुछ भी नहीं बनता, सीधा हम ही बनाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि चिड़िया वगैरह जो है वो घोंसला बनाती है, तो ऐसा कह सकते हैं वो उनका कौशल है। जैसे कुछ चीज़ें मानव नहीं बना सकता, जैसे कि हम लोग हनी नहीं बना सकते, जो शहद होती वो हनी बी जो होती है ना, मधुमक्खी जो होती है उसके अंदर वो कला होती है, उसने उसका कौशल दिखा, उससे वो बना दिया। लेकिन हम खाली बात कर रहे हैं मानव की, मानव अपने दिमाग से जो बना ले वो सब क्या है? मानव निर्मित वस्तुएं हैं। और मानव संसाधन क्या होता है? तीसरा जो प्रकार, मानव संसाधन मतलब इंसान। देखिए हमारा जो पूरा शरीर है ना, इस शरीर में सबसे काम की चीज़ जो हमें महान बनाती है वो क्या है? दिमाग। अगर आपने दिमाग लगा लिया तो आप करोड़ों कमाओगे, और अगर आपने नहीं दिमाग लगाया, आप ऐसे ही इसका मिसयूज़ करते रहे तो आप रोड पर घूमोगे। तो आपको करोड़ पर जाना है कि आपको रोड पर जाना है, ये डिसाइड होगा आपके दिमाग के इस्तेमाल पर। तो कहीं ना कहीं मानव संसाधन कब बनता है? मानव संसाधन योग्यता की वजह से बनता है। अगर किसी भी इंसान में योग्यता है तो वो संसाधन कहलाएगा। और योग्यता दो प्रकार की होती है, चाहे वो मानसिक योग्यता हो चाहे वो शारीरिक योग्यता हो। तो मानसिक और शारीरिक दोनों की दोनों योग्यताएं क्या कहलाती है? मानव संसाधन कहलाती है। हालांकि बड़ी दिक्कत यह है कि आज अभी भी मानव को संसाधन मानने को लेकर के कुछ लोग जो हैं, जो बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं इस मामले में, वो अभी भी मानव को संसाधन मानने से इनकार करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना है कि भाई मानव भी संसाधन होते हैं, परंतु मनुष्य की कुशलता ही पदार्थ को मूल्यवान बनाती है। कोई भी पदार्थ मूल्यवान बन रहा है तो वो हमने बनाया है। हर एक चीज़ आप देख लो ना, चाहे वो कपड़े हो या चाहे कोई भी चीज़ हो, ये हमने ही तो बनाई है। अर्थात कौशल में सुधार करना ही मानव संसाधन विकास कहलाता है। जितना अच्छा हम कौशल में सुधार करेंगे उतना अच्छा मानव संसाधन विकास कहलाएगा। अब देखिए पहले क्या होता था, पहले पुराने समय में जो मोबाइल हुआ करते होंगे, पुराने समय के देखिए टेक्नोलॉजी की बात करें ना, तो पहले जो एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते थे वो जल्दी ख़राब हो जाते थे। आजकल दिमाग में जो है मानव ने और उसमें जो है तरक्की की, मतलब कौशल में सुधार कर दिया। तो सुधार किया चीज़ों में, तो अब जो है आपकी चीज़ें लंबे समय तक चल रही है। तो कुल मिला के बात है कि कौशल में सुधार करना, जो हमारा कौशल है, जो कुशलता है, उसमें और सुधार करना क्या कहलाएगा? मानव संसाधन विकास कहलाएगा। तो हर चीज़ में आप सुधार करते रहो तो वो विकसित होती जाएगी। जैसे हम पहले बोर्ड पर पढ़ते थे, फिर हम लोगों ने ग्रीन बोर्ड पर पढ़ा, ग्रीन बोर्ड के बाद फिर हम लोगों ने मार्कर और बोर्ड का इस्तेमाल किया, फिर स्मार्ट बोर्ड पे आए, फिर डिजिटल बोर्ड पर आए। देखो ये सब क्या है? ये मानव संसाधन विकास ही कहलाएगा, क्योंकि जैसे जैसे मानव को ज़्यादा चीज़ें पता चलने लगी, उसने दिमाग का इस्तेमाल किया और चीज़ को और आसान बनाना शुरू कर दिया। तो नेक्स्ट बात करते हैं, मानव संसाधन की बात हो गई है, तो आगे बात करते हैं कि अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का उपयोग कब कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन अगर हमें बनाने हैं तो हम प्रकृति का उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो प्रकृति का उपयोग हम कर सकते हैं जब हमारे पास में कौशल हो, जब हमारे पास में प्रौद्योगिकी हो। अगर आपके पास में कौशल हो, प्रौद्योगिकी है, अगर आपके हाथ में हथियार है तो आप पेड़ को काट करके फर्नीचर बना सकते हैं। अगर आपके पास में टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, तो आप ज़मीन पे गड़े हुए, ज़मीन के अंदर रखे हुए सारे खनिज को निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रौद्योगिकी को और कौशल जो है ये प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग में लाते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जो है ये चीज़ें भी आपको बहुमूल्य बनाती हैं।
तो शिक्षा व्यवस्था भी ऐसी चीज़ है, शिक्षा के द्वारा लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनने में मदद मिलती है। अगर आपने शिक्षा ग्रहण कर ली तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो। शिक्षा से ही कौशल में सुधार आता है। बात आपको धीरे धीरे समझ में आ गई होगी। अब आगे समझाता हूँ मैं प्राकृतिक संसाधन के जो प्रकार हैं उसको मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया था, हम लोग जनरल बात कर रहे थे। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन का मतलब क्या होता है? नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है जो असीमित हैं। क्या है? असीमित है, जिनकी सीमा ही नहीं है, असीमित है। जैसे सूर्य से आने वाला प्रकाश असीमित है, शीघ्रता से पुनः पूरित हो जाते हैं, मतलब इन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, कभी समाप्त नहीं होते हैं। और इनके भंडार क्या होते हैं? असीमित भंडार होते हैं। मानवीय क्रियाओं का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। अब कोई ऐसी मशीन तो है नहीं जिससे कि इंसान कोई मशीन ऐसी बना भी नहीं सकता, और कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिससे कि हम लोग इस पूरे वातावरण के ऑक्सीजन को ख़त्म कर दें, पॉसिबल ही नहीं है। और न ही हम सूरज की रोशनी को ख़त्म कर ले, कितनी रोशनी इकट्ठी कर लो कि सूरज के पास रोशनी ना बचे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो हम जो नवीकरणीय संसाधन होता है वो मानवीय क्रियाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं, हल्का फुल्का तो पड़ता, लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ता है। अब नदियाँ बह रही तो उसमें मानव का कोई रोल नहीं, हम उसको नहीं रोक सकते, चलो मत बहो, आज के बाद आप बहोगे नहीं। समुद्र के पानी को हम लोग यहाँ से उठाकर कहीं और नहीं ले जा सकते। तो मानवीय क्रियाओं को ज़्यादा प्रभाव प्राकृतिक संसाधनों पर नहीं पड़ता है, खासकर नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों पर, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी हमें ये करना चाहिए कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का भी सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। लापरवाही से किया गया उपयोग भंडारण को प्रभावित कर सकता है। तो भंडारण को प्रभावित डेफिनेटली करता है अगर हम लोग लापरवाही से काम कर रहे हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन की बात करें तो ऐसे संसाधन जिनके सीमित भंडार होते हैं और जिन्हें पुनः चक्रित नहीं कर सकते, पुनः चक्रित नहीं हो सकते हैं। पुनः पूरित मतलब दोबारा से इकट्ठा दोबारा से नहीं आ सकते, इनको बनने में हजारों साल लग जाते हैं। समाप्त होने के बाद नवीकृत होने में हजारों साल लगते हैं। जैसे मान लो एक कोयला है, ये आपको कोयला दिख रहा है। अब एक कोयला जमीन के अंदर गड़ा हुआ, हम निकालते गए सब खत्म कर दिया, लेकिन हाथों हाथ थोड़ी ना बने गए, हजारों साल की प्रक्रिया है ना, तो हजारों साल में बनता है। तो ऐसे संसाधन जिनको नवीकरण होने में, दोबारा बनने में हजारों साल लग जाते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम, ये खत्म हो जाएंगे एक समय के बाद, लेकिन उसके बाद तुरंत आपको बने बनाए नहीं मिलेंगे, हजारों साल बाद फिर आपको ये मिल सकते हैं। तब तक हो सकता है मानव पीढ़ियाँ ही खत्म हो जाए, कोई दूसरी चीज़ आकर के यहाँ पर राज करने लगे। संसाधनों के प्रकार में हमने पढ़ा था ना, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। तो जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, मैंने बता भी दिया आपको, उसको वास्तविक संसाधन कहते हैं। और जिसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं, जिनकी मात्रा भी पता है, जैसे जर्मनी को पता है कि वहाँ कोयला कितना है, सऊदी अरब को पता है कि उसके पास तेल कितना है, झारखंड को पता है, झारखंड सरकार को पता है, मतलब भारत सरकार को पता है कि झारखंड में हमारे पास यूरेनियम कितना है। लेकिन बात करें इसकी संभाव्य संसाधन की, तो संभाव्य संसाधन मतलब होता है जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं होती, लेकिन भविष्य में उपयोग तो कर सकते हैं। जिसे भविष्य में उपयोग हो सकता है, क्योंकि अभी वर्तमान में हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस संसाधन को निकाल सके, लेकिन हमें यह पता है कि यह संसाधन तो छुपे हुए हैं, भविष्य में हम लोग निकाल सकते हैं। हमारी प्रौद्योगिकी अभी इतनी सक्षम नहीं है ऐसे संसाधनों का आसानी से प्रयोग करने में। तो ऐसे कुछ संसाधन है, संभाव्य संसाधन, जो ऐसी जगह पर रखते हैं कि हो सकता है कि बहुत कम हो या थोड़ी थोड़ी जगह अलग अलग मात्रा में हो। तो इतना ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं अभी। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे ईजाद की जाएगी वैसे वैसे काम हो जाएगा। जैसे लद्दाख में यूरेनियम के हमें भंडार तो मिले, लेकिन कितने मिले ये नहीं पता है। ये आप देख सकते हैं, यूरेनियम का जो फोटो डला हुआ है, यूरेनियम के भंडार तो मिले हैं, लेकिन पता नहीं कितने मिले हुए हैं। तो भविष्य में इसका उपयोग तो किया जा सकता है ना। अगर मान लो झारखंड में ख़त्म हो गया तो क्या करोगे? फिर किसी और ऑप्शन को देखेंगे ना। तो लद्दाख एक दूसरा ऑप्शन हो सकता है हमारे पास में। संसाधन का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना एवं नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। मतलब संसाधन का संरक्षण क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सीधा क्वेश्चन आता है कि संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो संसाधन संरक्षण का मतलब होता है संसाधन का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना। सतर्कता पूर्वक मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही उपयोग करे, दुरुपयोग न करे, और नवीकरण के लिए, उन्हें पुनः बनने के लिए, नवीकरण के लिए इतना समय दे दो कि वो वापस बन जाएं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं संसाधन संरक्षण। सतर्क नहीं रहे तो क्या होगा?
सतर्क नहीं रहे तो संसाधन दुर्लभ हो जाएंगे, मतलब मिलेंगे ही नहीं, खत्म हो जाएंगे, और अनवीकरणीय संसाधन धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, समाप्त होना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया होती है फिर, इसलिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर संसाधन का सही तरीके से उपयोग करना है, संरक्षण देना है, तो एक बहुत अच्छी तरीका है संसाधन संरक्षण का, उसको बोलते हैं हम लोग सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास संसाधन संरक्षण का सबसे बेहतर तरीका है। तो ये एक्चुअल में होता क्या सतत पोषणीय विकास? इसका सीधा मतलब होता है कि संसाधनों का उस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि आने वाली पीढ़ी को भी वो संसाधन पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, यानी आने वाली पीढ़ी भी उतनी ही चीज़ों का इस्तेमाल कर पाए जितनी आपने की। पता चला कि हम लोग पेट्रोल का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को पेट्रोल देखने तक नसीब नहीं हो, तो उनने ऐसा क्या किया कि उनको पेट्रोल नहीं मिल रहा है। तो कुल मिला के ये है कि संसाधनों का उस तरीके से इस्तेमाल किया जाए जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी उनको बराबर मिले। सावधानी पूर्वक उपयोग करना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है, जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ भावी पीढ़ी की आवश्यकता भी पूरी करे। तो दोनों की आवश्यकता पूरी करे, और इसी प्रकार का जो विकास है वही कहलाएगा सतत पोषणीय विकास। जैसे लिखने और पढ़ने का जितना कागज आपने इस्तेमाल किया है, आने वाली पीढ़ी को भी उतना ही मिलना चाहिए। पता चला कि हमने सारे पेड़ तो काट दिए, अब पेपर ही नहीं निकल रहे हैं, हमारे पास किताबें ही नहीं है। आने वाले समय में लोगों को फिर डिजिटल बुक्स और पेपर दिए जाएंगे कि आप अपने इसमें टैबलेट पर ही लिखो सब कुछ। तो जो किताबों का कागज़ का इस्तेमाल हमने किया है, तो हमारी भावी पीढ़ी को भी मिलना चाहिए। इसी को बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। तो संसाधन संरक्षण के तरीके कौन कौन से हैं? संसाधन को कैसे संरक्षण किया जा सकता है? तो पहला कि उपयोग को कम करके, जितना उपयोग हम लोग कर रहे हैं उसको थोड़ा कम कर दे। इसलिए नहीं कि हम कंजूस नहीं बन जाएंगे उससे, बहुत सारे लोगों का मानना है कि हम कम उपयोग करेंगे तो लोग बोलेंगे कि मैं कंजूस हूँ। तो आपके कंजूस होना आने वाली पीढ़ी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। उसका मतलब यह है कि जो लोग कम खर्च करते हैं, जो लोग कम उपयोग करते हैं चीज़ों को, वो वाकई में देश के लिए, आगे वाली पीढ़ी के लिए चीज़ें बचा रहे हैं। और जो वेस्ट करते हैं वो कोई रॉयल लाइफ नहीं जी रहे हैं, वो संसाधन को खराब कर रहे हैं, आने वाली भावी पीढ़ी का नुकसान कर रहे हैं। पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग किया जाए, जितनी चीज़ें हो सके उनको दोबारा से उपयोग कर लेना। कोई मान लो कोई चीज़ टूट गई, फट गई, खराब हो गई, तो उसको वापस से दूसरा काम में यूज़ कर ले। जैसे घर में कई बार जो है लेडीज़ वगैरह ये काम करती हैं, कुछ चीज़ें टूट जाती है, जैसे कुछ बॉटल वॉटल होते हैं, उनको काट करके डब्बा बना लेती है, उसमें गमले उगा देती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कागज़ से कुछ न कुछ अच्छे डिज़ाइनर चीज़ें बना के आपका घर डिज़ाइन कर लो, आप पेंटिंग कर लो, कागज़ को रंगीन बना करके। ऐसे बहुत सारी चीज़ें घर में हम लोग करते रहते हैं। लॉकडाउन में अक्सर बहुत सारे लोगों ने एक काम ज़रूर किया है कि घर में जो अनयूज़ चीज़ें होती थी, जिनका उपयोग कम होता था, उनको वापस यूज़ में ला दिया गया। पुरानी सामग्री को उपयुक्त बनाना, ये सब संसाधन संरक्षण के तरीके। जैसे व्यर्थ वस्त्रों को बांस के लिफाफे, थैले आदि बनाना, ये सब क्या कहलाएगा? सब संसाधन संरक्षण कहलाएगा। देखिए, ये सारे के सारे बच्चे कहीं ना कहीं संसाधन का संरक्षण कर रहे हैं। जब आप घर में नहीं हो तो कृपया करके लाइट पंखे बंद करें, ये संसाधन संरक्षण है। जब अगर नल का पानी, अगर नल खुला छोड़ दिया और तो नल को समय से बंद करें, तो ये संसाधन संरक्षण है। वहीं ये बच्चे और दोनों बच्चे यहाँ पर, एक जो है कपड़ों से एक बैग बना रही है और दूसरा जो है वो बांस से जो है लिफाफे वगैरह, टोकरियाँ बना रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब संसाधन का दुरुपयोग होने से बचाना है, संसाधन का संरक्षण ही कहलाता है। बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर में? तो हमारा कर्तव्य क्या है? एक इंसान होने के नाते, एक इंसानियत अगर आपके अंदर है, हमारे अंदर है, तो उसके नाते हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें पृथ्वी पर लोगों का भविष्य अगर सुरक्षित रखना है, भविष्य सुरक्षित रखना है, आने वाली पीढ़ियों को भी जीवन जीने के लिए यहाँ कुछ छोड़ के जाना है, तो उसके लिए हमें संसाधनों का सतत पोषणीय उपयोग करना होगा। सतत पोषणीय मतलब उतना कि आने वाली पीढ़ी भी उसका पूरा उपयोग कर ले। पृथ्वी पर जीवन की विविधता का संरक्षण करना होगा। इसका मतलब ये है कि शेर को भी बचाना है, गाय को भी बचाना है, सारे जीव जंतु को बचाना है, इंसान को तो बचाना ही है। तो सभी जीव विविधता का भी सम्मान करें, संरक्षण दे।
प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। ये जो प्रकृति में हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लगातार पर्यावरण दूषित हो रहा है, इसको कम से कम नुकसान पहुंचाएंगे तो पृथ्वी जीने लायक बचेगी। ये हमारा कर्तव्य है और सभी को इस कर्तव्य से जुड़ना चाहिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पर समझा, हमने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिया है हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। यूनिट नंबर 1 आपने देखा होगा, यूनिट नंबर 1 कितनी अच्छी रही हमारी। संसाधन से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ थी मैंने आपको यहाँ पर आपसे जो है साझा कर ली है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मेरे बिहार के साथी जो हैं उनको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। आशा करता हूँ हमारे आने वाले वीडियो भी आपको आसानी से समझ में आए। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 तक ऑनलाइन सभी माध्यम में दी जाती है, यानी हिंदी और इंग्लिश माध्यम में दी जाती है। आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इन सभी वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन अगर मान लो यूट्यूब पे आपको सारा सीक्वेंस में नहीं मिले तो आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट का नाम है magnetbrains.com। वहाँ जाने के बाद आपको अपना जो है बोर्ड है उसके हिसाब से आपको पूरा सिस्टम मिल जाएगा। जैसे आप वहाँ पर सर्च करोगे तो आपको CBSE हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम ये भी मिलेगा, बिहार बोर्ड भी मिलेगा, यूपी बोर्ड भी मिलेगा। तो जो आपको पढ़ना है वो सारे वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे और उसके आगे आने वाले वीडियो में हम लोग तरीका भी बता देंगे कि किस तरीके से आपको अपने वीडियो सर्च करना है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कॉमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।